गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को गुट निरपेक्षता का अर्थ समझाया था और जो गुट निरपेक्षता का अर्थ है एक बार और रिपीट करना चाहूँगी। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति जो तत्कालीन समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो दो गुट बने हुए थे उन दोनों से पृथक रह करके अपने स्वतंत्र वैचारिक स्वरूप को बनाए रखने की जो तीसरी दुनिया के या विकासशील देशों की इच्छा थी उसी को गुटनिरपेक्ष नीति का नाम दिया गया था। और ये जो गुटनिरपेक्ष नीति थी सीधे सीधे इसका मतलब ये था कि दोनों गुटों से तत्कालीन समय में दो गुट जो बने हुए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ का साम्यवादी गुट, इन दोनों गुटों से पृथक रहना और अपना स्वयं का विकास करना, इसी उद्देश्य को लेकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मैंने आप लोगों को गुटनिरपेक्ष राष्ट्र किस प्रकार से कार्य करेंगे, उसकी सदस्यता की शर्तें क्या थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। आगे मैं बात करूंगी गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारकों के बारे में। इस क्रम में सबसे पहला जो कारण था वो था शीत युद्ध। इन दोनों राष्ट्रों के मध्य ये जो बड़े राष्ट्र थे जो दोनों एक नंबर पर आने की होड़ मच रही थी उन दोनों के बीच में, मतलब वो दोनों एक दूसरे को पीछे करके, संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था मैं नंबर 1 पे आ जाऊं, सोवियत संघ चाहता था मैं नंबर 1 पर आ जाऊं। तो उन दोनों के मध्य अपनी इस इच्छा अभिलाषा को पूरा करने हेतु दोनों के मध्य प्रकट युद्ध नहीं था, शीत युद्ध था। और उस शीत युद्ध की स्थिति में अगर कोई राष्ट्र जो विकासशील राष्ट्र था वो किसी भी एक गुट के साथ में सम्मिलित होता तो दूसरा जो गुट है वो अल्टीमेटली या ऑटोमेटिकली ही उसका क्या हो जाता, दुश्मन बन जाता। तो ऐसी परिस्थिति में जो इन दोनों के मध्य जो शीत युद्ध था, वो जो तनाव था, उस तनाव को अंतर्राष्ट्रीय जगत भी देख रहा था। उस तनाव से बचने के लिए अपना एक पृथक रास्ता अख्तियार किया इन देशों ने और उसे कहा गया गुटनिरपेक्षता। दूसरी बात हम करते हैं मनोवैज्ञानिक विवशता। मनोवैज्ञानिक विवशता में चूँकि ये राष्ट्र लंबे वर्षों की, बहुत सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे और आज़ाद होने के बाद अगर ये किसी एक गुट के साथ सम्मिलित हो जाते तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें उसी विचारधारा को अपनाना पड़ता और जो भी उस गुट का अध्यक्ष है उसके कहे अनुसार ही सारे कार्यों को करना पड़ता। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो राष्ट्र हैं ये अपनी स्वतंत्रता को फील करना चाहते थे, अपनी स्वतंत्रता को अनुभव करना चाहते थे और किसी दूसरे बड़े राष्ट्र के संरक्षण में रहकर अपनी देश का विकास नहीं करना चाहते थे। इसीलिए ये अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए इन राष्ट्रों ने एक अलग रास्ता अपनाने का उपाय सोचा। तीसरी बात करते हैं सैनिक गुटों से पृथक रहना। ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र थे तीसरी दुनिया के, ये सैनिक गुटों से पृथक रहना चाहते थे क्योंकि सैनिक गुटों में सम्मिलित होने का मतलब ये है कि एक राष्ट्र के ऊपर अगर आक्रमण होता है तो बाकी सारे राष्ट्र मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और इन राष्ट्रों के पास उस समय तक अपनी खुद की सेना नहीं थी, अपना खुद का बचाव करने का साधन भी इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में इन गुटों से पृथक रहने के लिए गुट निरपेक्षता को इन्होंने अपनाया। अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा, मतलब ये राष्ट्र जो हैं ये अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बिल्कुल ठीक तरीके से दुनिया के सामने लाना चाहते थे। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुत अच्छी संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति का हमने हमेशा पालन किया है। तो ऐसी परिस्थिति में आगे आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता के बाद भी भारत अपने उस विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बनाए रखना चाहता था। इसी प्रकार से अन्य जो राष्ट्र थे जो आज़ाद हुए उन्हें भी अपने वैचारिक स्वरूप में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए थी, इसीलिए गुटनिरपेक्षता को और बल मिला। स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। एक संप्रभु राष्ट्र का मतलब ये होता है कि वो राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर कोई भी राष्ट्र जो नया स्वतंत्र हुआ वो किसी भी एक गुट के साथ सम्मिलित होता तो ये स्वाभाविक बात है कि उसके आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में वो देश हस्तक्षेप करता ही करता। तो ये जो राष्ट्र थे ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा रखते थे, इसीलिए इन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया।
उसके बाद कुछ आर्थिक कारक भी थे। आर्थिक कारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इन राष्ट्रों के सामने अपना स्वयं का डेवलपमेंट करना बहुत ही आवश्यक था, और स्वयं के डेवलपमेंट के लिए अगर किसी एक गुट के साथ में संबद्ध हो जाते तो ऐसी परिस्थिति में एक गुट के साथ संबद्ध होने का मतलब सीधा सीधा ये था कि दूसरा जो गुट है और उसके साथ जितने सम्मिलित राष्ट्र हैं वो इस राष्ट्र की कोई सहायता नहीं करेंगे। तो इन गुटों, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे, इन्होंने इन दोनों गुटों से पृथक रहकर इन दोनों, जब जब उन्हें आवश्यकता पड़ी, इन दोनों ही गुटों से सहायता ली और अपना डेवलपमेंट करने का प्रयास किया। इससे किसी एक के साथ में वो बंधे भी नहीं रहे, और जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तब दोनों राष्ट्रों ने खुले हाथ से उनकी मदद की। अब जब हम आगे बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो एवं शिखर सम्मेलनों की, तो 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ, और प्रथम शिखर सम्मेलन के समय इसमें केवल 25 सदस्य राष्ट्र थे। आज इसमें 120 सदस्य राष्ट्र हैं, और वर्ष 2019 में 25 से 26 अक्टूबर वर्ष 2019 में अजरबैजान बाजू में इसका 18वां सम्मेलन हुआ है। और 18वां सम्मेलन होने के साथ में अब इन राष्ट्रों के सामने, अगर हम वर्तमान की बात देखें तो वर्तमान समय में इन राष्ट्रों के सामने ऐसा कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है जो गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता को सिद्ध करता हो, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत से पक्ष हैं जो ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने रख सकते हैं। इसी क्रम में मैं आप लोगों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूँगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों में सबसे पहली बात हम करते हैं गुटनिरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि गुटनिरपेक्षता को किसी एक राष्ट्र ने नहीं बल्कि दोनों राष्ट्रों ने बराबर मान्यता दी। विश्व राजनीति में जो संघर्ष हो रहे थे उन संघर्षों को टालने में गुटनिरपेक्षता ने बहुत हद तक मदद की, और ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों के मध्य जो प्रकट युद्ध होने वाला था वो भी गुटनिरपेक्षता की वजह से टल गया। शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना, मैं यही बात आप लोगों को भी बता रही थी कि शीत युद्ध जो चल रहा था उस शीत युद्ध को इन राष्ट्रों ने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शस्त्र युद्ध में, मतलब प्रकट युद्ध में परिणत होने से रोका, और उसका सीधा सीधा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय जगत पे पड़ा। क्योंकि अगर इन दोनों राष्ट्रों के मध्य प्रकट युद्ध हो जाता तो निश्चित ही वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होता, और थर्ड वर्ल्ड वॉर जब होता तो वो उसमें परमाणु बम का इस्तेमाल भी किया जाता, और तब शायद ये प्रकृति रह पाती या नहीं रह पाती। शीत युद्ध को दितांत की स्थिति में लाना, दितांत का मतलब होता है तनाव में शिथिलता, तनाव शिथिल्य को हम दितांत कहते हैं। तो शीत युद्ध जो इन दोनों राष्ट्रों के मध्य का कोल्ड वॉर था, उस कोल्ड वॉर में कुछ संबंधों में कमी लाने के लिए इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने प्रयास किया। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति, ये जो नवस्वतंत्र राष्ट्र थे ये निशस्त्रीकरण पर जोर देते थे, और इनका पूरा का पूरा फोकस था शस्त्रों को बढ़ाने पर नहीं था, इनका पूरा का पूरा फोकस अपने राष्ट्रों का डेवलपमेंट करने पर था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति लाने के लिए बहुत प्रयास किए। इसी क्रम में एनपीटी, सीटीबीटी, ये मतलब जो लाने के लिए बड़े राष्ट्र मजबूर हुए, उसका कारण सीधा सीधा ये था कि अब विश्व में और शस्त्रों का निर्माण नहीं होना चाहिए। विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण, विश्व समाज जो है उसके लिए मतलब एक निश्चित परिस्थितियां पैदा हो। जब इन दोनों राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध चल रहा था तो पूरा विश्व उससे आतंकित था। कारण ये था कि पूरे विश्व में कभी भी कहीं भी इनके मध्य युद्ध छिड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इतने सारे सदस्य राष्ट्र जुड़ते गए तो इन दोनों राष्ट्रों के ऊपर भी उसका प्रेशर था, और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये जो शीत युद्ध था वो शीत युद्ध आगे नहीं बढ़ पाया। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान, मतलब जो राष्ट्र जैसा है वहाँ पे जिस तरह के संसाधन है उन संसाधनों के अकॉर्डिंग उन्हें अपना विकास करने की छूट इसके माध्यम से दी गई, और
प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी खुद के हिसाब से जैसा वो चाहता है वैसा वो डेवलपमेंट करे, उसके ऊपर किसी तथाकथित बड़े राष्ट्र का प्रेशर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सबसे बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन है। उसमें जब भी इन राष्ट्रों को अपनी कोई बात मनवानी होती है तो वो एकजुट होकर के सामने आते हैं और उनकी एकजुटता के सामने यूएनओ को अपने निर्णयों को बदलना भी पड़ता है। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद, मतलब इन राष्ट्रों के सामने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विकासशील राष्ट्रों के मध्य एक ऐसा मंच है ये जहाँ पर आकर के सारे राष्ट्र अपने आर्थिक व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं और उसके लिए बहुत ही बड़ा मंच है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, मतलब तत्कालीन समय में जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी उस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने पुरजोर कोशिश की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की कमज़ोरियाँ या विफलताओं की। तो इसको बहुत सारे इसके जो आलोचक हैं उन्होंने इसे अवसरवादी और काम निकालने की नीति के रूप में बताया। मतलब इन राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता को तो अपना लिया, लेकिन जिसे जहां आवश्यकता पड़ी उसने अपना काम निकालने के लिए किसी गुट के साथ संबद्ध होने से भी पीछे नहीं हटे। भारत की विदेश नीति कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि हम सोवियत संघ की तरफ झुके हुए हैं, कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि हम पूंजीवादी गुट की तरफ झुके हुए हैं। तो इसे अवसरवादी और काम निकालने की नीति के रूप में लाया गया। सिद्धांततः उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति। थ्योरेटिकली तो ये बहुत उपयुक्त नज़र आई, लेकिन वास्तव में अव्यवहारिक रही। उसका कारण ये था कि ये जो विकासशील राष्ट्र थे, इन विकासशील राष्ट्रों ने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया, और एक दूसरे का जब सहयोग नहीं किया, आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कैसे कर सकते थे। बाह्य सहायता पर निर्भरता। एक तरफ तो इन्होंने बात की कि हम दूसरे राष्ट्रों के साथ में संबद्ध नहीं होंगे, उनके साथ में हमारा मतलब इस तरह का कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से ये डिपेंडेंट थे बाह्य सहायता पर। उसका कारण ये था कि इन राष्ट्रों में कुछ भी नहीं बचा था। इतने सालों तक गुलाम रहने के बाद ये पूरी तरह से खोखले हो चुके थे और इन राष्ट्रों को अपना विकास करने के लिए अन्य राष्ट्रों की सहायता लिया जाना बहुत ज़रूरी था। गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं। मतलब गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो राष्ट्रों को सुरक्षा किसी भी तरीके से प्रदान नहीं करती। नंबर 5, संकुचित नीति। संकुचित नीति का मतलब ये है कि गुटनिरपेक्षता को अपना एक आंदोलन बनाया, गुटनिरपेक्षता को एक माध्यम भी बनाया, लेकिन इसकी जो नीति थी उसमें ये जो छोटे छोटे राष्ट्र थे उन्होंने कभी भी एकजुट होकर के सही तरीके से प्रयास करने की कोशिश नहीं की। कारण उनके आपसी जो संबंधों में तनाव था, उन आपसी संबंधों के तनाव के कारण गुटनिरपेक्षता अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। इस नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं। मतलब ये जो एक बड़ा संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारे परिवर्तन ला सकता था, लेकिन ऐसी कोई उल्लेखनीय प्रगति गुटनिरपेक्षता ने नहीं की जो मतलब विश्व के सामने लाई जा सके। राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति। मतलब इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी करने में रहे और बड़ी बड़ी बातें ज़रूर की, बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, लेकिन उनका जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, आलोचकों ने ये कहा है, जिस तरीके से उनका क्रियान्वयन होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। गुटनिरपेक्षता को एक दिशाहीन आंदोलन भी कहा। दिशाहीन आंदोलन कहने का कारण ये था कि जब 1991 में एक गुट डिज़ोल्व हो गया, ख़त्म हो गया पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, तो फिर गुटनिरपेक्षता का कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया। क्यों? उसका कारण ये था कि गुटनिरपेक्षता को बनाए जाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि इन दोनों गुटों से पृथक रहना। जब एक गुट ही नहीं रहा तो फिर इसकी प्रासंगिकता ही ख़त्म हो जाती है। इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव था। मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था किसी भी प्रकार का।
दूसरी बात, गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र है, मतलब इसके कोई वैल्यूज़ नहीं हैं, इन्होंने अपने कोई सिद्धांत नहीं बनाए हैं, और जो सिद्धांत बनाए भी हैं उन सिद्धांतों पर ये राष्ट्र अमल नहीं करते हैं। इस वजह से गुटनिरपेक्षता को मतलब एक चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है कि अब हम गुटनिरपेक्षता को प्रासंगिक माने या ना माने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में गुटनिरपेक्षता की अगर हम प्रासंगिकता देखें तो गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता में जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय शीत युद्ध चल रहा था और इन राष्ट्रों को अपने हितों की रक्षा करनी थी, इसलिए मतलब एक गुट इन्होंने बनाया। लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया और जो देश थे उनका आकर्षण भी एक तरह से इनके सामने ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम पूरी तरह से नकारा नहीं मान सकते। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि यह एक ऐसा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरे स्थान पर नंबर आता है, और ये जो 120 सदस्य राष्ट्र हैं वो 193 सदस्य राष्ट्रों के सामने एक बहुत बड़ा बहुमत साबित होते हैं। तो उस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जब अपनी कोई बात मनवानी होती है तो ये राष्ट्र एकजुट होकर के उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। इसकी जो मतलब आज भी अगर हम इसकी प्रासंगिकता देखें तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करना, आणविक निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, दक्षिण दक्षिण सहयोग मतलब जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके मध्य आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था जो चल रही है उसमें अमेरिका का विरोध करने के लिए अगर ये सारे राष्ट्र एकजुट हो जाते हैं तो इन सारे राष्ट्रों की बात को अमेरिका को सुनना ही पड़ेगा, और विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता मतलब जो बड़े तथाकथित बड़े विकसित राष्ट्र हैं उन विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों के माध्यम से सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जाए, मतलब नया उपनिवेशवादी व्यवस्था जो चल पड़ी है जिसे हम आर्थिक उपनिवेशवाद का नाम दे सकते हैं, उसको रोकने के लिए ये राष्ट्र प्रयास कर सकते हैं। यूएनओ के पुनर्गठन की पुरजोर मांग उठाई जा सकती है, और ये मेरा भी मानना है। और इसकी प्रासंगिकता को देखें तो इन राष्ट्रों के सामने बहुत बड़ा मंच है, और इस बड़े मंच के साथ ही मतलब ये जो आसपास के एशिया अफ्रीका के राष्ट्र हैं उनकी भौगोलिक स्थितियां भी लगभग समान सी हैं, उनकी समस्याएं भी समान सी हैं। तो वो आपस में मतलब विकसित राष्ट्रों के साथ व्यापार नहीं करके अगर विकासशील राष्ट्र आपस में व्यापार करते हैं तो ये जो अमेरिका की दादागिरी है वो बहुत हद तक ख़त्म की जा सकती है। ओपेक जो राष्ट्र हैं, तेल निर्यातक जो राष्ट्र हैं, वो तेल निर्यातक राष्ट्र अपने स्वयं के हित को थोड़ा सा छोड़ें और विकासशील राष्ट्रों में इन्वेस्ट करना शुरू करें विकसित राष्ट्रों के बजाय। तो जो विकसित राष्ट्र हैं उन विकसित राष्ट्रों को मजबूर किया जा सकता है विकासशील राष्ट्रों की सहायता के लिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक गुट के ख़त्म होने के बाद भी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता है, उस अर्थ में प्रासंगिकता नहीं है जिस अर्थ में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन फिर भी इसे हम पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं मान सकते। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मुख्यतः 5 डी से इसका संबंध माना जाता रहा है। सबसे पहला वी उपनिवेशीकरण मतलब डीकॉलोनाइजेशन, ये उपनिवेशवाद को बढ़ावा नहीं देगा। विकास डेवलपमेंट, तनाव शैथिल्य, देतांत की स्थिति में शीत युद्ध को लेकर के आए ये, डिसआर्मामेंट के लिए बहुत प्रयास किए, और डेमोक्रेटाइजेशन के लिए ये सभी राष्ट्र जो हैं वो एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरी तरीके से इसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत में वर्तमान समय को लोकतांत्रिक शासन ही कहा जाता है, लोकतंत्र का युग कहा जाता है। और इस लोकतंत्र के युग में हम ये मान सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो इसको पूरी तरीके से अपने डिमांड को उठा सकते हैं। धन्यवाद।